हेलो, आप लोग कैसे हैं? तो आप हम पहला टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं जर्नल के बारे में। हम लोग कुछ थ्योरी यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ जर्नल? ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट entered in this book to show which accounts should be debited and which credited. Journal is called subsidiary book. Recording of transactions in journal is termed as journalizing the entries. सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसका दूसरा नाम सब्सिडायरी बुक भी है। और जब हम जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग द एंट्रीज। जो ट्रांजेक्शन होता है उसे एंट्री कहते हैं हम। जब वो जर्नल में एंट्री करते हैं उसका, तो उसको हम एंट्री कहते हैं ट्रांजेक्शन को। और इस प्रोसेस को क्या करते हैं? जर्नलाइजिंग द एंट्रीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। क्यों? in which it is the book of original entry in which transactions are entered on a daily basis. रोज़ाना इसमें ट्रांजेक्शन इंटर होते हैं डेली इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? दैट इज़ इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। जैसे जैसे वो हैपन होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में, जैसे आज हुआ ट्यूसडे के दिन जो होगा वो ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर देंगे, जो वेडनेसडे होगा वेडनेसडे को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे जो थर्सडे को होगा उसको मंडे को रिकॉर्ड कर लेंगे पहले, या लेट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे जैसे वो हैपन होगा वैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ईच रिकॉर्ड इन अ जर्नल इज़ कॉल्ड एंट्री। जो भी रिकॉर्ड जर्नल में ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसके बाद उसका क्या नाम होगा? एंट्री। बिफोर अ जर्नल एंट्री इज पास्ड, it is necessary to decide for each transactions what are the accounts involved. It is also necessary that the accounts to be debited or credited are identified. सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है ये पता लगाना होता है। दूसरा कौन सा डेबिट होगा और क्रेडिट, इसके लिए गोल्डन रूल फॉलो करना होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। दो तरह के जर्नल होते हैं, जनरल जर्नल और स्पेशलाइज्ड जर्नल। अब इसका कुछ फीचर्स है। A journal is a daily accounting record, ठीक है। A journal continues the day-to-day transactions in chronological order. It is the first or primary record in which transactions are analyzed before they are posted to ledger. Ledger में पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। A journal records both debit and credit parts of a transaction by using double entry system. पढ़ चुके हम लोग पहले। Journal entries can be single entry, that is one debit and one credit, और compound entry, that is one debit and two or more credits, or two or more debits and one credit, or two or more debits and credits. एक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, एक अकाउंट डेबिट हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दो अकाउंट डेबिट हुआ और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, या ऐसा भी हो सकता है दो डेबिट हुआ दो क्रेडिट हुआ, मगर टोटल डेबिट साइड का इक्वल होगा टोटल क्रेडिट साइड से। In such cases, it is important to check that the total of both debits and credits are equal. अब फॉर्मेट ऑफ जर्नल है उसका हमें देख लेना। देखिए ये फॉर्मेट है जर्नल का। सबसे पहले यहाँ जर्नल टॉप में लिखेंगे हम लोग डेबिट क्रेडिट होगा, पहला कॉलम डेट होगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट डेबिट का रिप्रेजेंट करेगा, पांचवा अमाउंट क्रेडिट करेगा। जैसे ये एक जनरल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है 2019 सितंबर 5 को, 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया। देखिए दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो रहा है, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मेट हम लोग समझ करेंगे। पहला कॉलम जो है ए कॉलम, उसमें क्या है? डेट दिया गया है। दूसरा कॉलम में हम लोग एंट्री लिखते हैं, जो दो अकाउंट डेबिट क्रेडिट होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। और क्रेडिट जो होता है उसमें 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और डेबिट जो होता है उसके राइट हैंड में डेबिट लिखते हैं। थर्ड कॉलम में लेजर फोलियो कॉलम है, जो L.F करके जो कॉलम है ना, ये थर्ड कॉलम L.F, इसमें लेजर फोलियो, यानी कि जब पहले बुक में रजिस्टर में मेंटेन होता था ना, तो लेजर में उसका फोलियो नंबर क्या है ना, उसका नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि कैश अकाउंट का लेजर फोलियो में कौन सा पेज में वो अकाउंट कैश का लेजर है, तो इस यहाँ पर वो नंबर हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद ये अमाउंट कॉलम है, इसमें डेबिट का अमाउंट जो था वो लिखते हैं, ये अमाउंट कॉलम है क्रेडिट का जो अमाउंट है तो वो लिखते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। 2 या 3 सम्स में फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं फॉर्मेट छोड़ दूंगा और जल्द से जल्द हम लोग ज़्यादातर सम्स को कवर करेंगे और अपना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन जर्नल से। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्द से जल्द। ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे आज। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच।
20 ट्रांजेक्शन्स इसमें, इस सारा का सारा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ कबीर ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन द बुक्स ऑफ कबीर होगा। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जर्नल, बाकी सब सारा सेम होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, कबीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹50,000। डेट नहीं दिया हुआ इस सम्स में, तो सीरियल नंबर दिया हुआ है, हम लोग सीरियल नंबर लिख देंगे यहाँ पे। 1 सीरियल नंबर है, कैश ₹50,000। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 being capital introduced, being capital introduced। लाइन खींच देंगे हम लोग, सेपरेट करने के लिए लाइन खींच देंगे एक बीच में। ये आपको पता होगा कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये कम सीन है, इसीलिए हम लोग इसे डेबिट किया है। और कैपिटल कबीर कैपिटल अकाउंट, कबीर पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है। फिर भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, अभी कुछ सम्स तक हम लोग ऐसे ही लिख के चलेंगे ताकि आपको अच्छे से इसका समझ पैदा हो जाए आपके अंदर। तो रियल अकाउंट है और रूल्स क्या है, कम सीन। मगर आपको ये चीज़ जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। पर्सनल अकाउंट और गिवर, ये आपको नहीं लिखना है एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोरोड फ्रॉम नरेश ₹30,000। नरेश से 30,000 का लोन लिया है। तो क्या हो रहा है इसमें, कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, कम सिन। लोन फ्रॉम नरेश एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है हमारा, टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। जब भी हम लोन लेंगे किसी से, बोरो करेंगे, तो यही ट्रांजेक्शन होगा। 30,000 रुपीज़, 30,000 फास्ट थोड़ा चलेंगे हम लोग। बीइंग मनी बोरोड फ्रॉम नरेश, लाइन सेपरेट कर देंगे हम लोग। ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। सेकंड, कैश हमारा रियल अकाउंट है, यहाँ कम सीन है, बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट हुआ। लोन फ्रॉम नरेश पर्सनल अकाउंट है, नरेश का नाम है इसमें इन्वॉल्व, और ये गिवर है और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। दोनों कंसेप्ट मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बेटर हो। परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस। मॉडर्न फर्नीचर हाउस से 20,000 का फर्नीचर ला रहा है कैश में। तो फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है, एसेट है हमारा, तो परचेज अकाउंट नहीं होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में लाया है टू कैश अकाउंट, इसीलिए यहाँ पर हम लोग मॉडर्न फर्नीचर हाउस का नाम नहीं लिखेंगे। 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। नरेशन हम लोग लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे सेपरेट करने के लिए। अब यहाँ देखिए फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट है और ये कम सीन है, बिजनेस में आ रहा है। कैश हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि कैश भी हमारा एसेट और ये गोज आउट है, इसलिए हमने इसको
क्रेडिट किया। रूल क्या बताता है, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम लोग, एंट्री नंबर 4। थोड़ा फास्ट हम लोग मूव करेंगे। परचेज फर्नीचर फ्रॉम बॉम्बे सेफ फॉर ₹40,000। फिर फर्नीचर परचेज किया है बॉम्बे सेफ से 40,000 रुपीज़ का, 40,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है बॉम्बे हाउस से। फिर हमारा एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे सेफ। यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसीलिए, और कैश के बारे में नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग क्रेडिट कंसिडर करेंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड हमारा नरेशन हो जाएगा। और ये 40,000 अमाउंट है, तो डेबिट साइड में 40,000 हम लोग लिखेंगे और क्रेडिट साइड में 40,000 लिखेंगे। इसको सेपरेट कर देंगे हम लोग लाइन खींच करके। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है और ये कम सीन हो रहा है इसलिए हमने डेबिट किया है। बॉम्बे सेव हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है यहाँ फर्नीचर का, इसीलिए क्रिएट किया। और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है बिजनेस में। क्या हो रहा है बिजनेस में, एक लाइबिलिटी क्रिएट होता है। तो लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होता है तो उसको क्रिएट करते हैं। नॉर्मल बैलेंस लाइबिलिटी का क्रिएट होता है, जब भी बढ़ता है उसे हम क्रिएट करते हैं। तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा थ्योरी क्लास का, तभी आप लोग जल्द से जल्द ट्रांजेक्शन्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। गुड्स है तो हम परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 डेबिट साइड में, 15,000 क्रेडिट साइड पे। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, लाइन खींच देंगे अब हम लोग। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है, इसीलिए इसको यहाँ डेबिट किया है। कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये गोज आउट है, इसीलिए इसको हमने क्रेडिट किया है। 6 हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमेन ₹30,000। यहाँ पे कैश नहीं बोला और पार्टी का नाम दे दिया, तो इसलिए हम इसको परचेज गुड्स फ्रॉम रोमेन ₹30,000 बोला नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट कंसिडर करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश के बारे में बोला नहीं है और नाम भी दे दिया। जब नाम नहीं रहता तो हम कैश हमें मानना पड़ता क्योंकि नाम नहीं था, मगर यहाँ पे नाम है इसीलिए हम इसको क्रेडिट मानेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोमेन अकाउंट, 30,000 रुपया, 30,000 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। लाइन हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है और इसीलिए उसको डेबिट किया हमने। और रोमेन हमारा पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे वो माल का देने वाला है, गिवर है। और ये रोमेन हमारा एक लाइबिलिटी भी बन जाएगा क्योंकि वो क्रिएटर्स है, हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। मॉडर्न अप्रोच भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ आपको, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। 7 नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। कैश में गुड्स सोल्ड किया उसने करीम को, तो बता दिया हमें। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जब भी कैश सेल्स होगा उसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम हमारा इररिलेवेंट हो जाएगा, 25,000। नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश,
कैश हमारा रियल अकाउंट है, कम सिन है, और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है हमारा, इसलिए हमने क्रिएट किया। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे एंट्री नंबर 8, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट सेल हम लोग ने किया, तो क्या हो जाएगा, कैश नहीं होगा, श्याम अकाउंट होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देख लीजिए कैश और क्रेडिट में जब डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, कैश की जगह नाम आ जाएगा डेटर्स का, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। सेपरेट कर लेंगे हम लोग एंट्री को। श्याम हमारा नाम है तो इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है, और ये रिसीवर है यहाँ गुड्स का, इसीलिए हमने इसको डेबिट किया। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये इनकम है इसलिए हमने इसको यहाँ क्रेडिट किया। अमाउंट हमारा कितना है, 30,000 रुपये अमाउंट है, तो हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड में 30,000 और क्रेडिट साइड में 30,000। क्लियर है ये एंट्री। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, एंट्री नंबर 9, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम ₹20,000। 20,000 रुपया कैश श्याम से मिला है, जिसको हमने 30,000 का माल सेल किया क्रेडिट में। देखिए तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारा आ रहा है बिजनेस में, कौन दे रहा है, टू श्याम, श्याम देने वाला है। इससे पहले एंट्री में हमने श्याम को सेल किया था, कितना अमाउंट दिया, 20,000, अभी 10,000 बाकी है उसके पास, तो 20,000 डेबिट, 20,000 डेबिट। तो हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। लाइन सेपरेट कर देंगे हम लोग। कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये कम सिन है, इसीलिए डेबिट हुआ। श्याम हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है मनी का, इसलिए क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम लोग। एंट्री नंबर 10, पेड कैश टू रोमेन 20,000। रोमेन को हमने कैश पेमेंट किया 20,000 रुपीज़, तो रोमेन हमारा रिसीवर है, रोमेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रोमेन को हमने माल परचेस किया था, तो वो हमारा क्रेडिट था, हमारा लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी क्रेडिट था, अब उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं मॉडर्न का अप्रोच के हिसाब से। और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से वो हमारा रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीवर है। दोनों अप्रोच को आपको ध्यान में रखना होगा। बीइंग कैश पेड टू रोमेन, कितना कैश पे किया, 20,000, 20,000, 20,000। रोमेन हमारा पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीवर है, इसीलिए डेबिट किया उसको। और कैश हमारा रियल अकाउंट है और वो गोज आउट है, बाहर जा रहा है बिजनेस से, इसीलिए उसको हमने क्रिएट किया। इस एंट्री को अच्छा तरह से समझिए। डुअल कंसेप्ट होता है हर एंट्री में, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अब मॉडर्न अप्रोच से समझिए इस बात को। रोमन क्या है, रोमन अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, रोमन से हम लोग ने क्रेडिट में परचेस किया था, तो हमारा क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स का हमेशा हमारा जो सप्लायर होता है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी होता है हमारा, उसको पैसा देना है, लाइबिलिटी अकाउंट में चले जाइए, उसका बैलेंस नॉर्मल क्रेडिट होता है। तो जब भी वो डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे हमने उसको पे किया है तो डिक्रीज़ हुआ है, तो वो नॉर्मल बैलेंस से अपोजिट साइड में जाएगा, यानी डेबिट होगा। नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट था इसलिए डेबिट होगा, इसलिए डेबिट हुआ यहाँ पे। कैश हमारा एसेट है, गोज आउट हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है तो नॉर्मल के अगेंस्ट जाएगा, क्रेडिट होगा। मॉडर्न अप्रोच से बात को समझ गए।
नेक्स्ट एंट्री हम लोग अपना करने जा रहे हैं एंट्री नंबर 15, सॉरी एंट्री नंबर 11। तो एंट्री नंबर 11 हम लोग का है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹15,000 फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। 15,000 रुपया कैश जमा कर रहे हैं बैंक में ओपन करने के लिए अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड, अमाउंट है 15,000 रुपीज़। तो 15,000 डेबिट साइड में, 15,000 क्रेडिट साइड में। सेपरेट कर देंगे हम लोग एंट्री को। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक नाम पे होता है पर्सन के, और ये हमारा कम सिन है, सॉरी रिसीवर है। हमारा बैंक जो है वो रिसीवर है, यहाँ पैसा रिसीव करने वाला है बैंक अकाउंट में, तो इसीलिए हम लोग ने इसे डेबिट किया। और कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये गोज़ आउट है। ट्रेडिशनल अप्रोच से ये क्लासिफिकेशन हो गया। और मॉडर्न अप्रोच से आप समझ सकते हैं बैंक हमारा एसेट अकाउंट है, तो एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, पैसा यहाँ आ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। कैश हमारा एसेट अकाउंट है और वो डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है एसेट्स का और वो डिक्रीज़ हो रहा है तो नॉर्मल बैलेंस से दूर जाएगा। तो दोनों कंसेप्ट से मैंने इस ट्रांजेक्शन को समझाया। एंट्री नंबर 12, withdraw cash for personal use ₹1,000, drawings account debit to cash account ₹1,000 being cash withdrawn for personal use ड्राइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट है इसलिए कि ये पर्सन प्रोपराइटर का नाम पे होता है और ये रिसीवर है इसलिए हम लोगों ने इससे डेबिट किया। और कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये गोज़ आउट है इसीलिए हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम लोग चलेंगे जो हमारा एंट्री नंबर 13 होगा। 13 होगा एंट्री नंबर 13 होगा एंट्री नंबर हमारा ट्रांजेक्शन है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹5,000। बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा है ऑफिस यूज़ के लिए। तो हमारा बैंक से पैसा विथड्रॉ हो रहा है और बिजनेस में आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारा रिड्यूस हो रहा है। हाउ मच अमाउंट? 5,000 rupees. What will be the narration? Being cash withdrawn from bank for office use. Draw line,
कैश इज अ रियल अकाउंट बिकॉज एसेट है. कम्स इन बैंक पर्सनल अकाउंट गिवर. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 14. विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. बैंक से विथड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्राइंग से. बैंक जब बोल देगा तो यानी बैंक से विथड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक पैसा देने वाला है. अमाउंट क्या है 2000 रुपीज़. इससे पहले जो था वो कैश विड्रॉ किया था, क्योंकि कुछ बोला नहीं था बैंक के बारे में, इसलिए हमने वहाँ कैश कंसिडर किया था. बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़. ये सारे जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इन सब को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे एक तरह से, क्योंकि जनरल एंट्री जब आपको याद होगा, आपका जनरल एंट्री सही होगा तो आपका सारा सम्स इसके आगे सही होगा. ये बेस है जनरल एंट्री. एकदम याद करने से मतलब है कि आप बात समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा. जो समझ में नहीं भी आया उसे याद कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा. पर ड्राइंग्स अकाउंट्स हमारा पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर इसलिए डेबिट किया. बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया. ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है. इसके बाद एक सम्स में और मैं लिखूंगा, उसके बाद से मैं लिखना बंद कर दूंगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 नंबर ट्रांजेक्शन. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम रुपीज़ 5000. 5000 का चेक हमें मिला है श्याम से, तो श्याम हमें चेक देने वाला है. तो चेक को हम क्या करेंगे, बैंक में डालेंगे ना. तो चेक का एंट्री क्या होगा, बैंक हमारा बढ़ जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट. अमाउंट रुपीज़ 5000, यानी पेमेंट किया. एक तरह से हमें चेक जो मिला हमने उसे बैंक में डाल दिया, समझिए कि हमें पैसा मिल गया. बीइंग पेमेंट received from श्याम. या सिर्फ being payment received भी लिखेंगे तो चलेगा. या लिख सकते हैं चेक रिसीव्ड. बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये हमारा रिसीवर है. डेबिट श्याम हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है. क्रेडिट. नेक्स्ट एंट्री 16 नंबर एंट्री. डिपॉजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे. यहाँ पे करेक्शन है, इसको करेक्शन कीजिएगा. ये 15 नंबर एंट्री में क्या है ना, चेक उसे मिला है मगर उसने उस दिन डिपॉजिट नहीं किया, नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया. तो जब हमें चेक मिलेगा और वो डिपॉजिट उसी दिन करेंगे तो ये एंट्री होगा. मगर अगर उस दिन डिपॉजिट नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, तब बैंक की जगह हम उसको कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे कैश में ही होगा ना. एक इंस्ट्रूमेंट है मनी की तरह, और वो हमारा बैंक में सबमिट नहीं हुआ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ कैश उसको कंसिडर करेंगे. अगर अगले दिन जमा कर रहे हैं तो पहले जिस दिन हमें चेक मिला है वो हमारे पास होगा, तो उसको हम कैश कंसिडर करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट. और ये कैश को हम डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट है और कम्स इन. और नेक्स्ट डे जब डिपॉजिट करेंगे ना तो हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ठीक है, ये एक एंट्री बढ़ जाएगा. जब ऐसा होगा तो एक एंट्री बढ़ जाएगा. मैंने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखा नहीं था, तो ऐसे आप लोग एंट्री करेंगे. बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये गोज आउट.
वो चेक को हम लोग कैश की तरह कंसिडर करेंगे एक दिन के लिए, ठीक है। 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हमारा है पेड रोमन बाई चेक रुपीज़ 5000। रोमन को हमने चेक से पेमेंट किया 5000, तो रोमन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट किया है बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू रोमन 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। पेड सैलरी टू स्टाफ 10,000 रुपीज़, पेड सैलरी टू स्टाफ रुपीज़ 10,000। पेड जब भी लफ्ज़ आएगा तो हम लोग उसको क्या कैश कंसिडर करेंगे, जब भी पेड बोलेगा तो। कुछ बैंक के बारे में बोला नहीं, पेड बोला नहीं, कैश कंसिडर करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड टू staff, salary paid to staff 10,000, 10,000। नंबर एंट्री रेंट पेड बाय चेक। रेंट हमने पे किया है चेक के द्वारा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग रेंट पेड बाय चेक 5,000। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पेमेंट किया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being interest on loan paid रोमेन अकाउंट, यहाँ पे हम लोग का पर्सनल अकाउंट था और रिसीवर था, इसलिए डेबिट किया था। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और गिवर था, इसलिए क्रेडिट किया था। सैलरी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस इसीलिए हमने डेबिट किया था। कैश हमारा रियल अकाउंट है और वो गोज आउट है। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और गिवर है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंस है। कैश हमारा रियल अकाउंट है, गोज आउट है। तो ये सम्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो हमारा टोटल होगा डेबिट और साइड, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, उसे हम लोग टोटल कर देंगे। तो कैलकुलेटर में हम लोग इसे जोड़ लेंगे कि अभी हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है। चलिए जोड़ते हैं हम लोग अपना। आप लोग इस एंट्री को नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। 50,000, 30,000, 20,000, 40,000, 15,000, 30,000, 25,000, 30,000, 20,000, 20,000, 15,000 plus 1,000,
प्लस 5000 प्लस 2000 5000 5000 5000 प्लस 10000 5000 4000 3,37,000 3,37,000 हमारा डेबिट साइड का भी टोटल हो रहा है, क्रेडिट साइड का भी। चलिए ये सम्स हमारा कंप्लीट हो गया।